इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है वो है 10 टू द पावर -30 किलोमीटर, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में ये सभी मॉलिक्यूल्स का जो अलाइनमेंट होता है वो होता है रैंडम। मतलब एक का डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में तो दूसरा डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में, तीसरे का ये डायरेक्शन है, तो ये हर एक मॉलिक्यूल का जो अलाइनमेंट है वो है रैंडम। मतलब एक का डाइपोल। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज देवजीत शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो ये वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 39 और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल का दो पार्ट होता है, एक होता है नॉन पोलर एंड पोलर। तो आखिर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल है क्या, और जब हम लोग नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज होता है, और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आखिर पोलराइजेशन है क्या, ये सब कुछ मैं आज के वीडियो में डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। पूरा कंसेप्ट मैं आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर करके दूंगा, ये मेरा वादा है। सिर्फ आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए और इस तरीके से मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाता रहूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आखिर डाइलेक्ट्रिक सैंपल है क्या। तो इसके लिए हमें समझना होगा कंडक्टर, उसके बाद इंसुलेटर, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो कंडक्टर में क्या होता है ये तो हम सभी लोग जानते हैं। कंडक्टर में जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है उन सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ही कम रहता है। इसीलिए कंडक्टर में जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है वो इजीली न्यूक्लियस से डिटैच हो जाता है और उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर तुमने कंडक्टर के कोई एक पोर्शन पर चार्ज प्रोवाइड कर दिया तो वो चार्ज कंडक्टर के सारे जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कौन कैरी करता है ये चार्ज, कौन ये चार्ज को कैरी करके कंडक्टर के सारे जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करता है? ये चार्ज कैरी करता है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत हाई होता है। लेकिन इंसुलेटर में ये बात अलग होता है। इंसुलेटर में क्या होता है, जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उन सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स बहुत हाई होता है। इंसुलेटर मैटर क्या है, वुड है और मान लो ग्लास है। तो इंसुलेटर में क्या होता है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उन सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स बहुत हाई होता है। इजीली वो सब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिटैच नहीं होता है और इसीलिए इंसुलेटर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लो। अब तुमने इंसुलेटर मटेरियल के कोई एक पोर्शन पर चार्ज प्रोवाइड कर दिया तो वो चार्ज उसी पोर्शन में रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, क्योंकि वो चार्ज को कैरी करके ले जाने वाला कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर में बहुत ही कम होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कोई चार्ज तुमने इंसुलेटर मटेरियल के कोई एक पोर्शन पर प्रोवाइड कर दिया तो वो चार्ज उसी पोर्शन में रेस्ट्रिक्ट रहेगा, वो चार्ज इंसुलेटिंग मटेरियल के सारे जगह पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो चार्ज को कैरी करके ले जाने वाला कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो कौन कैरी करके ले जाएगा? तो यही है बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत हाई होता है और इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत कम होता है। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल का एक पार्ट है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जब हम लोग कुछ इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडिफाई होता है। अब ये जो इंसुलेटर है, मतलब जो इंसुलेटर अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडिफाई कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उन सभी इंसुलेटर को हम एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, वो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो मेन बात है, जो सब इंसुलेटर को जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडिफाई हो रहा है, उन सभी इंसुलेटर को हम लोग कह रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक। और जो मॉडिफाई नहीं हो रहा है हम लोग उसको इंसुलेटर कह रहे हैं, जिनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडिफाई हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो आओ इसको एक बार नोट कर लेना ताकि एग्जाम में तुम्हें बहुत हेल्प मिले। ये मैंने सब कुछ नोट करके आज के वीडियो में लिखा दूंगा, आप लोगों का बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये है इंसुलेटर्स डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लो। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। एज द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द एटॉम्स तो नो करंट फ्लोज थ्रू इट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। एक इंसुलेटर मटेरियल है, तुमने उसके दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। लेकिन बट देयर आर सर्टेन इंसुलेटर्स हुज बिहेवियर गेट्स चेंज्ड when placed in an external electric field, such insulators are called dielectric। लेकिन कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल है
जब हम लोग उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडिफाई होता है, और उन सभी इंसुलेटर को हम लोग कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक्स। ये कैसे मॉडिफाई हो रहा है, किस कंडीशन में मॉडिफाई हो रहा है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो ये हुआ एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक सैंपल का, ग्लास, वॉक्स, वुड, वाटर, रबर। ठीक है, ये था पूरा कंसेप्ट। हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मॉडिफाई हो रहा है। बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। तो देखो नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम लोग एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे चेंज होता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि कोई एक कंडक्टर को जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। कंडक्टर के इनसाइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, ये तो हम लोग जानते हैं। तो ये हुआ दोनों प्लेट और ये हुआ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है कंडक्टर। अब सिचुएशन क्या होगा, कंडक्टर में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा और कंडक्टर के इस फेस में आके इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इस फेस में आकर जमा होना स्टार्ट करेगा। ये तो हमने जानते हैं, ये तो हमने सीख लिया। अब इस फेस पर नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन स्टार्ट हुआ, मतलब जमा होना स्टार्ट किया, तो इंडक्शन के वजह से इस फेस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का डेवलप होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनसाइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ये होगा ई इंड्यूस्ड, ये होगा ई इंड्यूस्ड। देखो तुमने एक कंडक्टर को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उसके लिए क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा और इस फेस में आके सब इलेक्ट्रॉन जमा होना स्टार्ट करेगा। अब लेफ्ट फेस में इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेशन हो रहा है तो राइट फेस में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू इंडक्शन। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज के वजह से ये जो डेवलप हुआ, इन दोनों चार्ज के वजह से ये कंडक्टर के इनसाइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो होगा ई इंड्यूस्ड। अब ध्यान से देखो, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल का ऑपोजिट। अब जितना टाइम होगा उतना क्या होगा, ये फेस में नेगेटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो और ज्यादा होगा और इस फेस में भी पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट है ड्यू टू इंडक्शन वो ही बढ़ेगा। तो अल्टीमेट एक टाइम आएगा जब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम वैल्यू अटेन कर लेगा। पहले ई इंड्यूस था, अब टाइम जितना हो रहा है, ये लेफ्ट फेस में नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन ज्यादा हो रहा है और राइट फेस में भी पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। तो बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा जब ये कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ई इंड्यूस्ड, वो बढ़ते बढ़ते एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू अटेन कर लेगा। तब क्या होगा, तब ये कंडक्टर के ये अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और जब एक टाइम आएगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अटेन कर लेगा और उसको कैंसिल कर देगा। एक्चुअली ये माइक्रो सेकंड में होता है, इतना टाइम नहीं कि मिनट आवर में हो रहा है, माइक्रो सेकंड में हो रहा है, माइक्रो सेकंड। तो ये हमने सीखा कि कोई एक कंडक्टर को जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करता। सिंपल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में ये नहीं होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल का एक पार्ट है डाइलेक्ट्रिक, और वो हमने सीखा कि इंसुलेटिंग मटेरियल को जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है। तो कैसे चार्ज चेंज होता है ये हम लोग आगे सीखेंगे। सिंपल ये समझ लो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में ये 0 नहीं होता है, ये 0 नहीं होता है। देखो ये हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, ये हुआ एक्सटर्नल। अब ये फेस में कुछ चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, ये हुआ माइनस और ये हुआ प्लस। एक्चुअली इसे हम लोग कहते हैं, ये हुआ माइनस सिग्मा पी, ये हुआ माइनस सिग्मा पी और ये हुआ प्लस सिग्मा पी। ये होता है ड्यू टू पोलराइजेशन, इसको हमें आगे समझना है। और ये होगा एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ ई इंड्यूस्ड। अब देखो ये है एक्सटर्नल और ये प्लस सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी जो है इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज, ये है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल की वजह से यहाँ पर क्या होगा, पोलराइजेशन, ये हमें आगे समझना है। सिर्फ मैं ये बोल रहा हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 नहीं होता है। तो इस फेस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ जो हुआ माइनस सिग्मा पी, दैट इज इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज, और राइट सरफेस पर डेवलप हुआ प्लस सिग्मा पी जो है इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज। ये हुआ नेगेटिव, ये हुआ पॉजिटिव, और ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका वैल्यू कभी भी एक्सटर्नल का वैल्यू अटेन नहीं कर सकते, इसीलिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है।
मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है एक्सटर्नल के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये कभी भी बढ़ते बढ़ते ई नॉट का वैल्यू अटेन नहीं कर सकता है। इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में कभी भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। वो होता है कोई एक मेटल रख दो तो अलग बात है। तो डाई इलेक्ट्रिक सैंपल में कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। कंडक्टर के केस में क्या हो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है इनसाइड द कंडक्टर। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में ये लेफ्ट फेस पर कुछ चार्ज डेवलप हुआ, राइट फेस पर कुछ चार्ज डेवलप हुआ, तो इन दोनों चार्ज की वजह से ये हुआ ई इंड्यूस्ड जो है एक्सटर्नल का ऑपोजिट। लेकिन ये कभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अटेन नहीं कर सकता। तो इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। ई नॉट है इस डायरेक्शन में और ये है ई इंड्यूस्ड। तो ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा सिंपल, ये हुआ ई नॉट और ये हुआ माइनस ई इंड्यूस्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कैन नॉट बी जीरो। और ई नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हुआ ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, क्योंकि ई नॉट तो ज्यादा है ना, ऑब्वियसली ई नॉट ज्यादा है। ई नॉट है इस डायरेक्शन में, ई इंड्यूस्ड है इस डायरेक्शन में, तो ये हुआ ई नेट, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक वो हो रहा है ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है एक्सटर्नल के सेम डायरेक्शन में, क्योंकि ये है ई नॉट और ये है ई नेट। तो इसको पहले कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल का दो पार्ट होता है और उनको जब हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है मॉडिफाइड। ठीक है, तो ये एक पहला कंसेप्ट है, ये पहले समझ लो, बहुत शानदार और बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। मान लो कि ये है एक एमोनिया का मॉलिक्यूल। अब एमोनिया के इस मॉलिक्यूल में कितना एटम है, 3 है हाइड्रोजन एटम और 1 है नाइट्रोजन एटम। तो टोटल कितना एटम है, टोटल 4 एटम है। अब एटम में क्या होता है, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि मान लो तुमने सब प्रोटॉन का इफेक्ट एक पॉइंट से कंसीडर किया, मतलब हम लोग जो सभी पॉजिटिव चार्ज है उन सभी पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट, मतलब सब प्रोटॉन का इफेक्ट एक पॉइंट के थ्रू कंसीडर करने जा रहे हैं। वी विल कंसीडर ऑल द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस थ्रू ए पॉइंट। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग सभी पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट एक पॉइंट के थ्रू डिस्कस करने जा रहे हैं और उस पॉइंट का हमने नाम दिया है सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वी विल कंसीडर ऑल द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑफ ए मॉलिक्यूल थ्रू ए पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग ऑल द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, मतलब सभी पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट एक पॉइंट के थ्रू डिस्कस करने जा रहे हैं जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। और सिमिलरली हम लोग सब नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट एक पॉइंट के थ्रू डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग अब मॉलिक्यूल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ना कह के सभी प्रोटॉन का इफेक्ट, मतलब सभी पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट एक पॉइंट के थ्रू डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और सभी इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट, मतलब सभी नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट और एक पॉइंट के थ्रू डिस्कस करेंगे जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग अब प्रोटॉन का बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और हम लोग इलेक्ट्रॉन का बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट हम लोग और एक पॉइंट के थ्रू डिस्कस करेंगे जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन को हटाओ, सभी पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट जिस पॉइंट के थ्रू एक्ट कर रहा है उसका नाम है सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और सभी इलेक्ट्रॉन को हटाओ और सभी इलेक्ट्रॉन का, मतलब सभी नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट जिस पॉइंट से हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये था कंसेप्ट। इसके बाद हमें ये कंसेप्ट चाहिए नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल को समझने के लिए। अगर ये तुमने नहीं सीखा तो तुम नॉन पोलर और पोलर को भी समझ नहीं पाओगे। तो हमने ये सीखा कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, नॉन पोलर एंड पोलर। इसके बाद हमें ये समझना है कि नॉन पोलर में क्या होता है और पोलर में क्या होता है। ठीक है, इसको पहले लिख लो, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट दो अलग अलग पॉइंट से डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग
डिस्कस करेंगे थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो आप समझते हैं कि नॉन पोलर और पोलर में डिफरेंस क्या है। इन दिस मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड विथ ईच अदर। मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, और इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। एक गजब का चीज है। ये मॉलिक्यूल में देख सकते हो, ये देखो, ये सभी मॉलिक्यूल में मैंने एक पॉइंट दिया हुआ है, ये है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और ये एक ही पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये प्लस और माइनस, प्लस 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 माइनस। मतलब एक ही पॉइंट में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड है। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, एक ही पॉइंट में ये दोनों सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड है। और इसीलिए अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में कोई सेपरेशन नहीं है, तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स के पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। अगर सेपरेशन होता तो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता। एक ही पॉइंट में दो चार्ज का सेंटर ऑफ मास ओवरलैप कर रहा है, और इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स के पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। और ये सब का जो शेप होता है वो होता है सिमेट्रिकल, और ये एग्जांपल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो बेसिक चीज है ये नॉन पोलर सैंपल में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड रहता है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप रहता है, और इसलिए ये मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी का उल्टा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, इसी का उल्टा होता है पोलर मॉलिक्यूल में। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करता है, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस में रहता है, और इसीलिए ये पोलर मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होता है जो होता है 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर। देख सकते हो ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक, और ये है प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। जो प्लस है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। देख सकते हो ये पोलर मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं किए है, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा सेपरेशन में है, और इसी सेपरेशन के कारण पोलर मॉलिक्यूल के पास एक डाइपोल मोमेंट होता है जो होता है 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर, और यही बेसिक डिफरेंस है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को ओवरलैप करता है, और इसीलिए ये मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, और ये मॉलिक्यूल्स होता है सिमेट्रिकल शेप। और पोलर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करता है, थोड़ा सा सेपरेशन में रहता है, और इसी सेपरेशन के कारण पोलर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। हम लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में, माइनस टू प्लस इस डायरेक्शन में, और ये मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में, इस मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में, इस मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में, ये मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, और ये मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में। डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये सब मॉलिक्यूल का जो शेप है वो थोड़ा अनसिमेट्रिकल होता है। और एग्जांपल है NH3HCl CO CH3COOH। तो ये एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। देखो एक मजेदार कॉन्सेप्ट है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, मॉलिक्यूल के पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक में हर एक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये पूरा सिस्टम का मतलब ये अगर एक डाइलेक्ट्रिक सैंपल है तो सैंपल का कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एब्सेंस में ये जो हर एक मॉलिक्यूल है वो रैंडमली अलाइनमेंट होता है। मैंने क्या कहा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने अप्लाई नहीं किया तो ये हर एक मॉलिक्यूल क्या होता है, रैंडमली अलाइनमेंट होता है। हर एक मॉलिक्यूल के पास इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, वो कितना है 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में ये सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रैंडमली अलाइनमेंट करते हैं। इसका डाइपोल मोमेंट देख सकते हो इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल में इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल में इस डायरेक्शन में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में ये सैंपल के पास जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो है 0। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है वो है 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर। लेकिन
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में ये सभी मॉलिक्यूल्स का जो अलाइनमेंट होता है वो होता है रैंडम। मतलब एक का डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में तो दूसरा डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में, तीसरे का ये वाला डायरेक्शन है, तो ये हर एक मॉलिक्यूल का जो अलाइनमेंट है वो है रैंडम। मतलब एक का डाइपोल मोमेंट दूसरा कैंसिल आउट कर रहा है। अगर किसी का डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में तो किसी का इस डायरेक्शन में, किसी का इस डायरेक्शन में तो किसी का इस डायरेक्शन में, तो ए बड़ा डाइपोल मोमेंट होता है जीरो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में अलाइनमेंट होता है रैंडम और रैंडम अलाइनमेंट के वजह से एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसीलिए इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तो है, लेकिन अगर तुमने नेट डाइपोल मोमेंट निकाला तो नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैं लिख रहा हूं नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू ये हुआ जीरो, लेकिन ये कब वैलिड है? ये हुआ इन एब्सेंस ऑफ ये हुआ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और ये हुआ फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में पोलर डाइलेक्ट्रिक के सैंपल के नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो। मैं बार बार कह रहा हूं नेट डाइपोल मोमेंट है जीरो, बट इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तो है ना। हर एक मॉलिक्यूल के पास इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, लेकिन एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट कर रहा है, तो इसीलिए नेट डाइपोल मोमेंट है जीरो। अब हम लोग ये दोनों सैंपल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है मॉडिफाइड। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। पहले इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉन पोलर सैंपल को जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है मॉडिफाई। ये तो हम लोग जानते हैं कि इंसुलेटर को जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और जिन इंसुलेटर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडिफाई होता है उसी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक का ये वाला पार्ट है नॉन पोलर मटेरियल। तो देखो ये है नॉन पोलर सैंपल जिसमें हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहता है, कोई भी सेपरेशन नहीं होता है, और इसी के कारण ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल में जो सब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है वो सब मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है अंडा, मतलब जीरो। तो एक ही पॉइंट पर है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और माइनस क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, और ये सिचुएशन है प्योरली इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में ये दोनों सेंटर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होगा? ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसीलिए अब दोनों सेंटर के बीच में सेपरेशन होगा। ये हुआ पॉजिटिव चार्ज, ये हुआ देखो, ये दोनों सेंटर अब सेपरेशन हो रहा है। ये हुआ सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और ये हुआ सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस। हर मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है? हर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन होना स्टार्ट हो गया है। ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब हम लोग इस सैंपल को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, ये हुआ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, तब क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए हर एक मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज राइट में शिफ्ट हो रहा है, और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। इसलिए सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। अब देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हर एक मॉलिक्यूल के बीच में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन होना स्टार्ट हो गया। अब इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से हर एक मॉलिक्यूल में क्या होगा? एक इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा हर एक मॉलिक्यूल में। इस मॉलिक्यूल में ये हुआ इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मॉलिक्यूल में ये हुआ इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है, मान लो कि सिस्टम में एक इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, क्योंकि देखो सभी मॉलिक्यूल में प्लस माइनस, तो ये मान लो कि अब सिस्टम में क्या होगा, एक इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। किसके वजह से? ड्यू टू सेपरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तुमने नॉन पोलर सैंपल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में शिफ्ट होना स्टार्ट किया, और इसी शिफ्ट के वजह से क्या होगा, ये हुआ, ये सिस्टम में एक इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। क्यों? देखो प्लस माइनस, तो इसीलिए ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल पे अब एक इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अब सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन होना स्टार्ट किया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो सेपरेशन हो रहा है, ये सेपरेशन कब तक चलेगा? ये सेपरेशन का इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, तब तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सेपरेशन तब तक चलेगा जब ये देखो, ड्यू टू सेपरेशन एंड इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेट अप, ये डिस्प्लेसमेंट स्टॉप, मतलब ये दोनों सेंटर के बीच में सेपरेशन कब बंद हो जाएगा? जब बंद होगा तब तक ये दो फोर्स इक्वल होगा। ये देखो, ये हर एक मॉलिक्यूल में दो सेंटर के बीच में सेपरेशन होना स्टार्ट किया। अब ये सेपरेशन कब तक होगा? ये सेपरेशन तब बंद हो जाएगा जब दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। अब ये दोनों फोर्स कौन है? देखो, displacement stops when force on each molecule by external field is equal to restoring force due to internal induced electric field। तो क्या हो रहा है, हर एक मॉलिक्यूल में दो फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक फोर्स तो अप्लाई हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक फोर्स अप्लाई हो रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और एक फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू ये इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो हर एक मॉलिक्यूल में जब ये दोनों फोर्स का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, मतलब ये इंड्यूस, मतलब ये जो इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा, अगर वो फोर्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इक्वल हो गया, तब ये दो सेंटर के बीच में सेपरेशन बंद हो जाएगा। तब क्या होगा, हर एक मॉलिक्यूल में एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि देखो पहले सेपरेशन नहीं था, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने रखा, सेपरेशन होना स्टार्ट किया। अब ये सेपरेशन कब तक चलेगा? जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इक्वल हो जाएगा ये इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सिर्फ हमें क्या इंतजार करना है? इंतजार इस बात का करना है जब ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। फोर्स तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन का तो बात नहीं है, लेकिन ये दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों सेंटर के बीच में क्या होगा, ये जो शिफ्ट है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हर एक मॉलिक्यूल में एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तब हर एक मॉलिक्यूल में दो सेंटर के बीच में एक परमानेंट गैप होगा, और जब गैप एग्जिस्ट करेगा तब क्या होगा, हर एक मॉलिक्यूल के बीच में एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। ये हुआ, देखो इस मॉलिक्यूल पर डाइपोल मोमेंट का इस डायरेक्शन, ये हुआ इस मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट, ये हुआ इस मॉलिक्यूल पर डाइपोल मोमेंट, ये हुआ डाइपोल मोमेंट, ये हुआ डाइपोल मोमेंट पी 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 पी। ठीक है, तो हर मॉलिक्यूल में एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का एक परमानेंट ये शिफ्ट हुआ है। मतलब ये सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक परमानेंट गैप एग्जिस्ट कर रहा है, और इसीलिए हर एक मॉलिक्यूल के पास एक डाइपोल मोमेंट होगा, और ये डाइपोल मोमेंट तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक तुमने ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन रखा है। अब तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया, तो फिर से ये जो गैप है, ये गैप फिर से एक पॉइंट पर आ जाएगा, मतलब फिर से ये दोनों सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाएगा, और हर एक मॉलिक्यूल के पास जो डाइपोल मोमेंट था वो अब जीरो हो जाएगा। तो फिर से पहला वाला सिचुएशन अटेंड कर लेगा। ये जो हर एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है, मतलब हर एक मॉलिक्यूल में ये सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन है, वो ये सेपरेशन है इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने इस सैंपल को रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने सैंपल को रखा, तभी ये दो मॉलिक्यूल, मतलब हर एक मॉलिक्यूल के बीच में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का एक परमानेंट गैप है, और इसीलिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हर एक मॉलिक्यूल के पास एक डाइपोल मोमेंट है, और हर एक मॉलिक्यूल एक डाइपोल की जैसा बिहेव कर रहा है।
और सडनली तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पहला सिचुएशन अटेंड कर लेगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने बंद कर दिया तो ये जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है ये फिर से एक पॉइंट पर कोइंसाइड हो जाएगा। सभी मॉलिक्यूल के लिए ये अप्लाई होगा। तो सभी मॉलिक्यूल के पास अब जो डायपोल मोमेंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज फिर से कोइंसाइड हो जाएगा और हर एक मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट अभी एग्जिस्ट कर रहा है वो बाद में भी 0 हो जाएगा। तो ये सिचुएशन पूरा वैलिड है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हर एक मॉलिक्यूल में सेपरेशन है। सेपरेशन के कारण हर एक मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट है और इसीलिए हर एक मॉलिक्यूल डायपोल जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये मैं एक बार आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं ताकि आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत ना हो, और बाकी जो पार्ट है वो मैं आप लोगों को इसको इरेज करके फिर ऐड कर देता हूं, क्योंकि देखिए ये तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं फिर से प्रेस करूं और नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा। तो मैं इसको पहले आप लोगों को समझा देता हूं। जो कुछ लिखा ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जो इसका ऑपरेशन हो रहा है वो तो समझा दिया, लेकिन मुझे और 3 लाइन लिखना है क्योंकि अब तो जगह नहीं है। तो इसको पहले एक बार मैं पढ़ के देता हूं, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद जो 3 लाइन है मैं उसको ऐड करके दूंगा, ठीक है। इतना तो सपोर्ट मैं आप लोगों से उम्मीद तो रखता है, ठीक है। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड विद ईच अदर, डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल 0। और in the presence of external electric field, the center of positive charges are displaced in the same direction of electric field, whereas the centers of negative charges are displaced in the opposite direction of external field. Separation कब बंद होगा, जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा। दोनों फोर्स कौन सा है, एक तो फोर्स है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और दूसरा है इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ड्यू टू सेपरेशन एंड इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेट अप, डिस्प्लेसमेंट स्टॉप, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कब बंद हो जाएगा, व्हेन फोर्स ऑन ईच मॉलिक्यूल बाय एक्सटर्नल फील्ड इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। को पहले कॉपी कर लो, नेक्स्ट मैं 3 लाइन ये ऐड करके देता हूं, ठीक है। चलो तो ये मैंने आप लोगों को बोला कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हर एक मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट होगा और हर एक मॉलिक्यूल डायपोल जैसा बिहेव करेगा। This induces dipole moment in each molecule. Now each molecule behaves as a dipole. अब तुम्हें नेट डायपोल मोमेंट निकालना है तो क्या करना होगा, सब मॉलिक्यूल के पास जो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट है उन सभी को ऐड कर दो तो तुम्हें नेट डायपोल मोमेंट निकल जाएगा। तो तुम अगर सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट निकालना चाहते हो तो हर एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है उन सबको ऐड कर दो, तुम्हें मिल जाएगा। और ऑब्वियसली नेट डायपोल मोमेंट होगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में है। तो सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट होगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मान लो कि इसका मान लो P1 है, इसका मान लो P2 है, इसका मान लो P3 है, इसका मान लो P4 है, इसका मान लो P5 है, P6 है। तो सब मॉलिक्यूल डायपोल में ऐड कर दो, आ जाएगा नेट डायपोल मोमेंट। और ये सिर्फ तुम कैलकुलेट कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। So to get the net dipole moment of non-polar dielectric sample in presence of external electric field, we have to add dipole moment of individual molecules. ठीक है, net dipole moment will be in the same direction of external electric field. Net dipole moment होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में जो है एक्सटर्नल। नेट डायपोल मोमेंट निकालना चाहते हो, सब मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट ऐड कर दो तो हमें मिल जाएगा नेट डायपोल मोमेंट। तो ये हुआ क्या केस, ये हुआ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल का केस। अगर ये सोचो पोलर मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी डायपोल मोमेंट है, पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी थोड़ा सेपरेशन पे रहता है। तो पोलर मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी एक डायपोल मोमेंट है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास। तो जब हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज होगा, ये सोचो और ये कॉपी करो। नेक्स्ट हम लोग वो केस डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो ठीक है। इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। मतलब ये जो देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडिफिकेशन हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में मॉलिक्यूल के पास कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हर एक मॉलिक्यूल के पास एक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं पोलराइजेशन। मतलब ये डाइलेक्ट्रिक सैंपल का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडिफिकेशन हो रहा है। चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, चार्ज का सिर्फ मॉडिफिकेशन हो रहा है। पहले
मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट नहीं था, अब सब मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही फिनोमेना है पोलराइजेशन। इसके बाद हम लोग जाएंगे पोलर मॉलिक्यूल्स में, कॉपी कर लो। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे जब कोई पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फाइनल सिचुएशन क्या होगा। तो ये हुआ इनिशियल सिनेरियो, देख सकते हो ये हुआ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल का मॉलिक्यूल्स। हम लोग जानते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, हर एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब हर एक मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं रहता है, एक सेपरेशन पर रहता है। ये देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हर एक मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक सेपरेशन पर है और इसी सेपरेशन के कारण हर एक मॉलिक्यूल डाइपोल की जैसा बिहेव करता है और डाइपोल मोमेंट कितना होता है ऑन एन एवरेज 10⁻⁻30 कूलम पर मीटर, कूलम मीटर 10⁻⁻30 कूलम मीटर। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल में हर एक मॉलिक्यूल एक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है और उन लोगों के पास अपना खुद का डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये हुआ इनिशियल पॉइंट। इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल द मॉलिक्यूल्स हैव इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 0 है, उसके बाद भी हर एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं है, थोड़ा सेपरेशन पे है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड द मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली अलाइंड ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। तो ये देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन सिस्टम का थर्मल टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ है, सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से ये सब मॉलिक्यूल्स का रैंडमली अरेंजमेंट है। हाँ मैं मान रहा हूं कि हर एक मॉलिक्यूल के पास अपना खुद का डाइपोल मोमेंट है लेकिन सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से ये सब मॉलिक्यूल देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन नहीं है। मतलब ये हुआ इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -2 प्लस, ये हुआ इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -2 प्लस, ये हुआ -2 प्लस, ये हुआ -2 प्लस, ये हुआ -2 प्लस, ये हुआ डाइपोल मोमेंट और ये हुआ इसका डाइपोल मोमेंट। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स रैंडमली अलाइनमेंट है, मतलब एक का डाइपोल मोमेंट दूसरा कैंसल आउट कर रहा है। देखो इसका डाइपोल मोमेंट जो है, इसका डाइपोल मोमेंट ये कैंसल आउट कर रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट है, कोई एक कैंसल आउट कर रहा है। तो रैंडमली अलाइनमेंट के कारण एक मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट दूसरा मॉलिक्यूल कैंसिल आउट कर रहा है, इसीलिए सिस्टम का कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है। मैं मान रहा हूं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में हर एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है लेकिन ये सब मॉलिक्यूल्स अभी रैंडमली अलाइनमेंट है, कारण टेम्परेचर के कारण सभी मॉलिक्यूल का जो अलाइनमेंट है वो रैंडम है, इसीलिए एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट दूसरे मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर रहा है और इसीलिए सिस्टम का जो एवरेज डाइपोल मोमेंट है 0, P1 P2 P3 और ये हुआ वेक्टर एडिशन। मतलब मान लो ये सिस्टम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n नंबर मॉलिक्यूल्स का हमने एवरेज डाइपोल मोमेंट निकाला वेक्टर समेशन करके, तो ये हुआ 0। एवरेज का क्या फॉर्मूला है, सिंपल डाइपोल मोमेंट लिख दो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का और नीचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रख दो, तो ये हुआ 0। तो वेक्टोरियली हमें मिलेगा कि पूरा सिस्टम का डाइपोल मोमेंट आएगा 0। हर एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है लेकिन जब तुम वेक्टोरियली कैलकुलेशन करोगे तो नेट आएगा 0 क्योंकि अलाइनमेंट है रैंडम, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये डाइपोल मोमेंट अलाइनमेंट नहीं है। देख सकते हो ये आया एवरेज डाइपोल मोमेंट 0, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अब हम लोग इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखने जा रहे हैं तो क्या सिचुएशन होगा। इसके पहले मैं एक कंसेप्ट आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं, हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम लोग एक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क क्या अप्लाई होता है, P sin थीटा। वो कंसेप्ट अभी हमें अप्लाई करना होगा। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू P sin थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कंसेप्ट हमें नेक्स्ट वाला पॉइंट में अप्लाई करना होगा। अब हम लोग ये पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहे हैं तो क्या सिचुएशन होगा आओ देखते हैं। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड द मॉलिक्यूल्स मतलब डाइपोल्स एक्सपीरियंस ए टॉर्क P sin थीटा एंड ड्यू टू दिस टॉर्क दे विल अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत लंबा लाइन है, आओ उसको एनालाइज करते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, सिंपल एक डाइपोल है, हर एक मॉलिक्यूल डाइपोल है। तो जब हम लोग ये सिस्टम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो क्या होगा, हर एक मॉलिक्यूल डाइपोल की जैसा बिहेव करता है। तो डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहे हैं तो क्या होगा, हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा क्योंकि पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल का हर एक मॉलिक्यूल डाइपोल है, अपना खुद का डाइपोल मोमेंट है।
तो इसीलिए हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से टॉर्क अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या है, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। ये तो एंगल वेरी करेगा फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ये एंगल वेरी करेगा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स में अपने पास ही डाइपोल मोमेंट होता है। इसीलिए जब हम लोग ये पूरे सिस्टम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा और उस टॉर्क के वजह से ये सब मॉलिक्यूल धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइनमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। सभी मॉलिक्यूल के अलाइनमेंट नहीं होगा, कुछ मॉलिक्यूल के अलाइनमेंट होगा, कुछ मॉलिक्यूल के अलाइनमेंट नहीं होगा और कुछ मॉलिक्यूल का पार्शियल अलाइनमेंट होगा। तो ये लाइन और एक बार पढ़ लो। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड द मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस ए टॉर्क एंड ड्यू टू दिस टॉर्क दे विल अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोलर मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा और टॉर्क का क्या काम है, घुमाना। तो हर एक मॉलिक्यूल खुद को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइनमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अलाइनमेंट होगा कौन से डायरेक्शन में, अलाइनमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क अप्लाई हो रहा है, टॉर्क का क्या काम है, घुमाना। तो इसी टॉर्क के वजह से हर एक मॉलिक्यूल जितना हो सके उतना इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइनमेंट करना चाह रहा है। कुछ मॉलिक्यूल का फुल्ली अलाइनमेंट होगा, कुछ मॉलिक्यूल का पार्शियल अलाइनमेंट होगा। ये पार्शियल अलाइनमेंट क्यों हो रहा है, ये सिस्टम का टेम्परेचर भी तो है ना। तो तुम बहुत ज्यादा अलाइनमेंट चाहते हो तो तुम्हें दो काम करना है, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हाई करना है, उसके वजह से क्या होगा, टॉर्क का बढ़ेगा मैग्नीट्यूड, तो अलाइनमेंट ज्यादा होगा, और तुम्हें सिस्टम का टेम्परेचर कम करना होगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो अलाइनमेंट ठीक तरीके से नहीं होगा। तो अलाइनमेंट ज्यादा करना है मतलब डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करना है, तो एक तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, उसके वजह से टॉर्क मैक्सिमम होगा, और एक काम कर सकते हो तुम, सिस्टम का टेम्परेचर है वो तुम कम कर सकते हो, तो इसीलिए टेम्परेचर के वजह से जो वाइब्रेशन होगा वो नहीं होगा। तो ये हुआ अलाइनमेंट, ये हुआ डाइपोल मोमेंट होता है -2+, तो ये हुआ माइनस और ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, और ये हुआ माइनस प्लस। देख सकते हो इसका डाइपोल मोमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो इसका फुल्ली अलाइनमेंट हुआ, इसका भी फुल्ली अलाइनमेंट हुआ, लेकिन इस मॉलिक्यूल का फुल्ली अलाइनमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो ये मैंने देखा है कुछ मॉलिक्यूल का फुल्ली अलाइनमेंट हो गया है और कुछ मॉलिक्यूल का अभी अलाइनमेंट नहीं हुआ है, और इसका अलाइनमेंट हुआ ये -2+, ये हुआ -2+, और ये हुआ -2+। तो देखो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल का लगभग फुल्ली अलाइनमेंट हो गया है, मतलब ये तीनों मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसका और इसका अभी तक फुल्ली अलाइनमेंट नहीं हुआ है। तो अलाइनमेंट और ज्यादा चाहते हो मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करना होगा और टेम्परेचर को कम करना होगा। तो इसको पहले लिख लो, फिर हम लोग पॉइंट नंबर 4 में जाएंगे। तो ये हमने डिस्कस किया कि पोलर मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो क्या होगा, टॉर्क अप्लाई होगा, टॉर्क के वजह से ये अपने आप को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइनमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा, सिस्टम का एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा। पहले था 0, अभी तो कुछ अलाइनमेंट हुआ है, कुछ ना कुछ तो अलाइनमेंट हुआ है ना, सब मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट नहीं हो रहा है लेकिन कुछ का तो अलाइनमेंट हुआ है, और उसी अलाइनमेंट के कारण सिस्टम का एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। कॉपी कर लो, मैं पॉइंट लिखा देता हूं, ठीक है। तो अभी मैं 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो कुछ मॉलिक्यूल का अलाइनमेंट हुआ है और कुछ का नहीं हुआ है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पोलर सैंपल को रख रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल का अलाइनमेंट हुआ है ड्यू टू टॉर्क, और उसी अलाइनमेंट के वजह से हमें डाइपोल मोमेंट मिल रहा है। ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड द पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल विल डेवलप सम नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। देखो ये सैंपल को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो ये देखो 1 2 3 4, तो ये चारों मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ तो अलाइनमेंट हुआ है, देखो इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा इन चारों मॉलिक्यूल के अलाइनमेंट के वजह से, और इसका थोड़ा एलिमेंट हुआ है तो थोड़ा इसका डाइपोल मोमेंट कंट्रीब्यूशन करेगा इन द डाइपोल मोमेंट। जितना ज्यादा अलाइनमेंट उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट, और इसका एलिमेंट अभी तक नहीं हुआ है तो और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा या टेम्परेचर कम करना होगा। प्रोसेस ऑफ मोर अलाइनमेंट, ये मैंने खुद से डिजाइन किया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रोसेस ऑफ मोर अलाइनमेंट मतलब तुम्हें और ज्यादा अगर डाइपोल मोमेंट चाहिए, मतलब जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट ना, ऑब्वियसली। तो दो चीज तुम कर सकते हो, इंक्रीज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा,
क्या होगा, मोर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज कर दो, टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रिक फील्ड मोर टॉर्क मोर अलाइनमेंट मोर डाइपोल मोमेंट। फटाक से जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा टॉर्क, उतना ज्यादा अलाइनमेंट और उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट। और एक चीज तुम कर सकते हो, डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर लेस वाइब्रेशन लेस मोर अलाइनमेंट मोर डाइपोल मोमेंट। और एक चीज तुम कर सकते हो, टेम्परेचर को कम कर दो, टेम्परेचर को कम करने से जो वाइब्रेशन होगा ऐसा 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 वो नहीं होगा और ज्यादा अलाइनमेंट होगा और तुम्हें ज्यादा डाइपोल मोमेंट मिलेगा। तुम्हें तो नहीं, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल को। तो अगर मोर अलाइनमेंट मतलब मोर डाइपोल मोमेंट चाहिए तो तुम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हो और टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हो। ये दो प्रोसेस है सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करने का। तो ये हमने देखा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में पोलर सैंपल के पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था। एवरेज, मैं हर एक का बात नहीं कर रहा हूं, हर एक के तो पास था। सिस्टम का जो एवरेज डाइपोल मोमेंट था वो 0 था, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मॉलिक्यूल के अलाइनमेंट हुआ है और उसी अलाइनमेंट के कारण सिस्टम का एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ। ये हुआ नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड और इसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। इसको पहले कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग और कुछ डिस्कस करेंगे। चलो तो आओ एक बार फटाफट से समरी कर लेते हैं नॉन पोलर और पोलर का। नॉन पोलर सैंपल में क्या था, नॉन पोलर सैंपल में हर एक मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट में कोइंसाइड था और इसीलिए जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हर एक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, 0। तो सिस्टम का अभी डाइपोल मोमेंट है 0। जब हमें नॉन पोलर सैंपल को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, देख सकते हो ये है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन हुआ हर एक मॉलिक्यूल में। तो इस सिस्टम का कुछ नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ, देख सकते हो -2+, और ये है सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये सिचुएशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में शिफ्ट हुआ और हर एक मॉलिक्यूल डाइपोल जैसा बिहेव कर रहा है। तो देख सकते हो ये था सिचुएशन नॉन पोलर का। और पोलर में क्या है, पोलर में तो ऑलरेडी मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है, इसीलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 है, रैंडमली अलाइनमेंट के कारण ये सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट है 0। और ये रैंडम अलाइनमेंट क्यों है, ड्यू टू टेम्परेचर। अब तुमने ये पोलर सैंपल को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा, टॉर्क अप्लाई होगा और टॉर्क अप्लाई हुआ। टॉर्क अप्लाई होने के कारण से कुछ मॉलिक्यूल का रोटेशन हुआ, देख सकते हो ये मॉलिक्यूल का, देख सकते हो ये मॉलिक्यूल का ये डायरेक्शन रोटेशन हुआ। तो हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर टॉर्क अप्लाई हुआ, टॉर्क अप्लाई होने के कारण रोटेशन हुआ और रोटेशन का कारण ये कुछ मॉलिक्यूल का अलाइनमेंट हुआ और अलाइनमेंट होने के कारण डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ। तो देख सकते हो अभी ये डाइपोल मोमेंट था 0 सिनेरियो, लेकिन जब हम लोग पोलर सैंपल को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो कुछ डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है। तो देखो नॉन पोलर या पोलर दोनों ही सैंपल में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कुछ डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है और यही फैक्ट है पोलराइजेशन। So both polar and non-polar dielectric sample develop a net dipole moment in the direction of field. This fact is called polarization. चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, देखो जब इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। जब हम लोग इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं नॉन पोलर को या पोलर को, सिस्टम का कुछ डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी को हम लोग कह रहे हैं पोलराइजेशन। चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, चार्ज का सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। चार्ज ये देखो पहले था एक ही पॉइंट में, अब देखो ये प्लस माइनस कुछ सेपरेशन हुआ है। तो चार्ज का सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और सिस्टम का एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी को हम लोग कह रहे हैं पोलराइजेशन। तो ये था आज का टॉपिक, मैंने पूरा जान लगा दिया है ये टॉपिक को आप लोगों को समझाने में। बहुत मैंने कोशिश किया आप लोगों को ये टॉपिक पूरा विजुअलाइजेशन करने का। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।